आज हम एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की कहानी में उतरेंगे जिसने जासूसी और जंग के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की कही ये एक लाइन असल में ऑपरेशन अभय नाम के इस पूरे मिशन की फिलॉसफी है। समझिए, ये कोई आम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये तो दिमाग का खेल था, एक मनोवैज्ञानिक बिसात जहां मकसद दुश्मन को गोलियों से हराना नहीं बल्कि उसके दिमाग को तोड़ना था। तो इस ऑपरेशन की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब एक के बाद एक हमलों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। पहले 26/11, फिर उरी और उसके बाद फरवरी 2019 में पुलवामा, जहां हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। इन घटनाओं के बाद ये साफ हो गया था कि अब जवाब देना ही होगा, लेकिन इस बार जवाब देने का तरीका वो पारंपरिक नहीं हो सकता था। इस बार लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से लड़ी जानी थी। तो इस बार निशाना क्या था? कोई टेरर कैंप नहीं, इस बार निशाना था सिर्फ एक आदमी, ब्रिगेडियर रशीद खान। माना जाता है कि पुलवामा और उरी, इन दोनों हमलों के पीछे इसी का दिमाग था। ये वो शख्स था जो आईएसआई में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा था। और यहीं पर अजीत डोभाल की स्ट्रैटेजी सामने आती है। उनका मकसद रशीद खान को जान से मारना था ही नहीं, प्लान तो कहीं ज्यादा गहरा था। प्लान था उसे तोड़ना, उसे इतना बड़ा बोझ बना देना कि उसका अपना देश, उसकी अपनी एजेंसी ही उसे खतरा मानने लगे और खुद ही उसे रास्ते से हटा दे। ठीक है, टारगेट तो सेट हो गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रशीद खान इस्लामाबाद के फेज 8 में रहता था, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, मतलब वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जाहिर है जो भी करना था वो अंदर से ही करना था। तो कहानी शुरू होती है दुबई से और एक मामूली पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर फरहान अहमद से। वो छोटे मोटे केस में फंसा हुआ था। तभी एक रहस्यमयी शख्स, जिसे वकील साहब के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद करता है। उसे न सिर्फ छुड़वाता है बल्कि एक बिजनेस पार्टनरशिप भी ऑफर करता है। और इसी बहाने फरहान को इस्लामाबाद के उसी फेज 8 में एक घर दिला दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, फरहान को पता तक नहीं था कि वो असल में किसके लिए काम कर रहा है। और ये घर कहाँ था? ब्रिगेडियर रशीद खान के किले जैसे घर से सिर्फ 200 मीटर दूर। सिर्फ 200 मीटर, मतलब इतना पास कि उसकी हर एक हरकत, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती थी। और फिर शुरू हुई निगरानी। 1-2 दिन नहीं, पूरे 8 महीने। सोचिए जरा, 8 महीनों तक रॉ की एक अंडरकवर टीम ने उस घर से रशीद खान की जिंदगी का पूरा खाका तैयार कर लिया। वो कब आता है, कब जाता है, किससे मिलता है, एक एक डिटेल नोट की गई। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसा कि जासूसी की दुनिया में अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरे ऑपरेशन को डुबो सकता था। ऑपरेशन के जो मेन हैंडलर थे, वकील साहब, दिल्ली में कोविड से उनकी अचानक मौत हो गई और इसी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हमारा एसेट फरहान अब पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल अकेला और बेसहारा पड़ गया था। अब जरा फरहान के बारे में सोचिए। उसका हैंडलर मर चुका है, वो बुरी तरह डर गया है। तो उसने क्या किया? उसने वो किया जिसका डर हर खुफिया एजेंसी को होता है। वो सीधा पाकिस्तान की आईएसआई के पास चला गया और सब कुछ उगल दिया। घर नंबर 47, वहां आने जाने वाले लोग, रशीद खान की निगरानी, हर एक बात। तो क्या मिशन फेल हो गया? ऑपरेशन खत्म? नहीं। यहीं तो डोभाल की रणनीति का असली कमाल सामने आता है। जो चीज एक बहुत बड़ी नाकामी लग रही थी, असल में वो प्लान का ही हिस्सा थी। यहां से मनोवैज्ञानिक हमला शुरू होना था। अब असली खेल शुरू हुआ था। अब आईएसआई को सब कुछ पता था, तो मिशन का मकसद ही बदल गया। अब जानकारी इकट्ठा नहीं करनी थी, अब तो उनके दिमाग में शक और डर का एक ऐसा बीज बोना था जो अंदर ही अंदर फैलता जाए। देखिए, आमतौर पर जब कोई खुफिया मिशन लीक हो जाता है तो उसे तुरंत रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ सब उल्टा हुआ। मिशन रुकने के बजाय और तेज हो गया। डोभाल ने आईएसआई की अपनी जानकारी को ही उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। और फिर चली गई आखिरी चाल। रशीद खान के घर के बाहर एक छोटा कंट्रोल्ड धमाका किया गया। याद रखिए, मकसद उसे मारना नहीं था,
मकसद था आईएसआई के शक को यकीन में बदलना, उन्हें ये दिखाना कि खतरा कितना असली है, कितना पास है और वो उनके अपने ही घर में घुस चुके हैं। और इस धमाके ने ठीक वही काम किया जो इसे करना था। आईएसआई में हड़कंप मच गया, एक अंदरूनी जांच शुरू हुई और उन्हें यकीन हो गया कि उनके टॉप लेवल पर कोई गद्दार बैठा है। और ब्रिगेडियर रशीद खान, जो कल तक उनका एक कीमती एसेट था, अब वो ही सबसे बड़ा संदिग्ध बन गया। धीरे धीरे उसे किनारे किया गया और फिर वो गायब हो गया। और इसी के साथ ऑपरेशन खत्म हो गया। कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, कोई जश्न नहीं मनाया गया। मिशन ने अपना काम पूरी खामोशी के साथ पूरा कर लिया था। इस ऑपरेशन की जीत इस बात से नहीं नापी गई कि कितने लोग मारे गए, इसकी जीत इस बात से नापी गई कि दुश्मन के कमांड सेंटर में कितना गहरा कंफ्यूजन और मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया गया। तो ये ऑपरेशन अपने पीछे क्या छोड़कर गया? सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक डर। एक ऐसा डर कि भारत की पहुंच अब कहीं भी हो सकती है, उन जगहों पर भी जिन्हें वो सबसे महफूज समझते हैं। तो ऑपरेशन अभय हमें यही सिखाता है कि सबसे गहरे जख्म हमेशा शरीर पर नहीं लगते, और सबसे बड़ी और स्थायी जीत वो होती है जो दुश्मन के जहन में जीती जाए। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में असली ताकत क्या है? तबाही मचाने की क्षमता या किसी की सोच को कंट्रोल करने की कला?